Hello friends, welcome back in Management of Interpersonal Relationships. Hello and welcome the Management of Interpersonal Relationships. Today's topic is affect and emotions are important components of relationships. Research on learning and neurobiology suggests that the human brain centers that process emotions are intimately connected with those that process and store incoming information. जो लर्निंग पे रिसर्च हुई हैं, न्यूरोबायोलॉजी में जो सजेस्ट किए गए हैं चीज़ें, जितनी भी रिसर्च हुई हैं, उससे पता चलता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारे जो इमोशंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. उसकी जो प्रोसेस होती है, लर्निंग करने की जो प्रोसेस होती है, वो हमारा मूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, उसके ऊपर ब्रेन की वर्किंग डिपेंड करती है. एंड इवन हमारा जो स्टोर होती है इनकमिंग इंफॉर्मेशन, हमें पता है ना कि ब्रेन क्या करता है. ब्रेन जो है जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको पहले इनकमिंग, जैसे कंप्यूटर में होता है कि कोई भी हम डेटा डालते हैं फिर हम स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर में तो आप स्टोर कर देते हैं, लेकिन ब्रेन में हमारे कोई भी चीज स्टोर कैसे होती है और कब होती है, जब उसकी जो प्रोसेस होती है वो हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है. कोई भी आदमी एक खराब मूड के साथ, खराब इमोशंस में, गुस्से में, एंजाइटी में, उसकी लर्निंग जो है वो प्रोसेस वो बहुत ही स्लो हो जाती है. ये बहुत सारी रिसर्च में शो हो चुका है कि अगर आप किसी को बहुत मार मार के पढ़ाइए और बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है. आदमी खुशी से, जब आप खुद देख लीजिए कि आप जब बहुत जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है, जब आप उसको पढ़ते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद होता है. आप कहते हैं ये मेरे को जल्दी याद हो जाता है. जो जिस चीज़ से आपको डर लगता है या आपको नहीं समझ में आती है, तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हो कि मेरे से लर्न ही नहीं होता है, मैं पता नहीं क्या करूँगा ना, मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ने का. तो क्योंकि आपके इमोशंस उस समय ऐसे हैं, इसलिए आपको वो सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आता है. Negative emotions such as anger or anxiety may interfere with the process of learning because they alter the student's ability to efficiently process information. नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं, एंगर, एंजाइटी, वो हमेशा प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है उसको इंटरफेरेंस करते हैं उसमें. उसकी वजह से क्या होता है, जो क्योंकि हमें पता है, देखिए एक बहुत ही सिंपल सा साइंस है. आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स के समय पेट भी गड़बड़ होने लगता है कई लोगों का, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है या जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं. वो क्या कहते हैं कि आज मेरा पेट ही खराब हो गया ना, एग्जाम से पहले उनका पेट खराब हो जाता है. कई लोगों को बुखार आने लगता है. वो क्यों? क्योंकि उनकी जो है उसमें एंजाइटी फील करते हैं. एंजाइटी फील करने की वजह से डाइजेशन भी बिगड़ता है और हमारे क्योंकि हमारे ब्रेन को जो है वो गलत सिग्नल जाने लगते हैं, है ना. तो ब्रेन की जो वर्किंग है, जो डाइजेशन की वर्किंग है, वो बिगड़ने लगती है. इसलिए ये बोला जाता है कि कभी भी जब आपका मूड देखिए खराब होता है, तो उस समय आप कितनी भी पढ़ने की कोशिश करिए, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. और ना ही वो चीज़, अगर आप जबरदस्ती बैठे भी रहेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर तो कभी नहीं होने वाली, वो याद तो कभी नहीं होगी. Similarly, positive emotions may lessen anxiety and lead the students to take more risk and pursue positive learning behavior such as probing questions, challenging assumptions and testing hypotheses. है ना. जब पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप ही, जब आप खुश होते हैं तो देखिए आप कितनी खुशी से पढ़ाई करते हैं और आपको हैरानी होती है कि आपका होमवर्क जल्दी फिनिश हो गया, आपका काम जल्दी फिनिश हो गया, और आप थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस ले सकते हैं, है ना. और एक क्वेश्चंस पूछता है आदमी, मन करता है पढ़ने का, है ना. तो पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर बनाना काम किसका है? पेरेंट्स का और टीचर्स का, है ना. स्कूल का एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है उस पर, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. एज इमोशनल बाउंडिंग इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स.
The emotional landscape of the student-teacher relationship provides a critical, important context for the messages that the teacher is implicitly or explicitly communicating. तो जो सबसे बड़ा बॉन्ड किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप में है आपका इमोशनल बॉन्डिंग, है ना, कैसी है, वो ही उसका आधार होता है किसी भी रिलेशनशिप का, कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है ना। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप हेल्दी कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में टीचर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके उस टीचर के बारे में बच्चों के, स्टूडेंट्स के इमोशंस कैसे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिपेंड कर जाती है। टीचर जो है, टीचर को किस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि बच्चों की लर्निंग पावर बढ़े। Relationships occurs in the context of reciprocal influence. Ideal student-teacher relationships are characterized by qualities such as flexibility, collaboration, mutuality, emotional investment, and interdependence. एक आइडियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की क्या क्वालिटीज हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो, कोलैबोरेशन कैसा है उनके बीच में, म्यूचुअलिटी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, एंड इंटरडिपेंडेंस, है ना। किसी भी का होता है, ये बात हो रही है स्टूडेंट टीचर की, लेकिन हर रिलेशनशिप का आधार जो है, जो करेक्टर कर सकते हैं, वो यही क्वालिटीज होती हैं कि कितने फ्लेक्सिबल हैं, है ना, एक दूसरे को संभालना अप्स एंड डाउन्स में, कोलैबोरेशन आपस में समझ कैसी है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितना कोई करता है ना, कि किसी को कोई अभी कोई डाउन चल रहा है, किसी का मूड खराब है, उस समय आप उसको कैसे ऊपर ले आते हैं, एंड आपस में एक दूसरे के, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इंटरडिपेंडेंस, गिव एंड टेक कितना है, तो और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अ सेंट्रल thread to these ideals is the concept of reciprocal influence, meaning that the learning interaction can lead to growth for both student and teacher. Such a setting perhaps challenges the traditional role of teacher as expert and student as tabula rasa. ये एक लैटिन वर्ड है, tabula rasa मीन्स होता है ब्लैंक स्लेट, यानी कि जो एक जो बीच का धागा है ना, इस रिलेशनशिप का, उसका ये कॉन्सेप्ट जो है रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस का, ये एक किस पे बेस्ड है, एक इस बात पे बेस्ड है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो एक लर्निंग इंटरेक्शन है। ठीक है, हम सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके चलें कि बच्चा और टीचर, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो ये क्या है, ये जो डेफिनेशन है कि लर्निंग प्रोसेस में दोनों लर्निंग इंटरेक्शन, लर्निंग हो रही है, दोनों की लर्निंग हो रही है, ये जो है हमारा जो ट्रेडिशनल हमारी डेफिनेशन है, टीचर मतलब एक्सपर्ट जिसको सब कुछ पता है, और बच्चा मतलब बेवकूफ जिसको कुछ नहीं पता है, वो ब्लैंक है एकदम से, उसको सब समझाना है, उसके दिमाग में हमें भरनी है बातें। तो अगर हम ये सोच लेके चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, तो ये आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अब इसका रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस का क्या सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा और टीचर बोथ आर इन लर्निंग इंटरेक्शन, है ना, दे बोथ आर इंटरेक्शन टू लर्न, राइट, वो सीखने के लिए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऑल मेंबर्स हियर टेक इन ऑन द रोल ऑफ नोअर, है ना, टीचर एंड दोनों ही जानते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर नोअर as they gather around the subject of learning and interact with each other. दोनों ही जानते हैं, बच्चे की अपनी समझ है, टीचर की अपनी समझ है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो पहले बच्चे की समझ को समझने की कोशिश करे कि what the student knows, और ये बात प्रूव हो चुकी है अभी कि छोटे से छोटे बच्चे के पास भी बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। They know
है ना। हर किसी के पास अपने उनके ब्रेन में मेमोरीज होती हैं, संस्कार होते हैं। तो हर बच्चा अपनी जो नोइंग है, जो उसके पास नॉलेज है, वो उसको निकाल सकता है अगर अच्छी तरह से लर्निंग प्रोसेस को दिया जाए। तो बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा ही तब होती है जब वो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कहते हैं इसको, जब एक टीचर सक्सेसफुली बच्चे के अंदर से ज्ञान निकालता है। The interpersonal relationship embodies reciprocal influence by acknowledging that students bring their own experiences to learning interaction and in the process of engaging directly with the subject, the teacher and each other, they may generate new insight not only among themselves but in the teacher as well, है ना। तो जो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस तरह का है कि स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस ले आए और टीचर अपना ले आए, दोनों एंगेज हों, दोनों आपस में डिस्कस करें और उनसे उनके आपस के डिस्कशन से एक नया जो रिजल्ट निकले उसके ऊपर टीचर को कि नया क्या नॉलेज निकला, क्या नया बच्चे ने कंस्ट्रक्ट किया, ये टीचर का रोल होना चाहिए। और टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे की तरह, ना कि एक प्रीचर की तरह, है ना। टीचर को ऐसा नहीं कि केवल अपना ज्ञान टीचर को बच्चों को देना है, लेकिन पढ़ाई का असली मीनिंग होता है, टीचिंग का असली मीनिंग है कि बच्चे को अपने अंदर से ज्ञान पैदा करना सिखाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये हम सब देख चुके हैं। अब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या क्या जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप। एक्चुअली ये ठीक है, ये एक हम हमेशा एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में किस तरह का होना चाहिए, पर ये हर जगह लागू होता है। ये हर जगह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको काम में आते हैं, घर में, बाहर, स्कूल में, ऑफिसेज में, अपनी सोसाइटीज में, कहीं भी जहाँ भी दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है ही है। तो क्या क्या जरूरत होती है इसके लिए। We all want to develop good interpersonal relations with others. हर किसी को दूसरे के साथ रिलेशन बना के रखना ही रखना पड़ता है। आप देखिए, कभी कभी आप इवन शॉपकीपर्स के साथ भी आपका किस तरह का रिलेशनशिप है उस पर भी आपकी शॉपिंग का बहुत डिपेंड करती है कि आप किस तरह से शॉपकीपर्स से बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों से, आपकी मेड से, आपके साथ जो भी कांटेक्ट में लोग आते हैं। तो सबके साथ जरूरत है अच्छे से बात करने की, अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने की। ऐसा नहीं कि किसी रिलेशनशिप से हमें कुछ मिल रहा है तभी ही हम उससे बनाएं, है ना, वो तो स्वार्थी वाली बात हो गई। लेकिन कभी भी आपका जितना अच्छा रिलेशन होगा, जितना अच्छा व्यवहार होगा, सिंपल सी बात है, हम कहते हैं किसी आदमी का नेचर हमें इतना अच्छा लगता होता है, हम बोलते हैं ये पर्सन ना इतना अच्छा बात करता है, कोई भी उनके पास जाके बात कर सकता है। और वही देखिए खड़ूस कहते हैं हम लोग, है ना, कि कोई कोई इतने खड़ूस लोग होते हैं कि उनके साथ आपको बात करना ही किसी को भी नहीं पसंद आता। दुकान वाले से लड़ेंगे, सब्जी वालों से लड़ेंगे, घर में मेड से लड़ेंगे, सबके साथ लड़ाई होती है, पड़ोसियों के साथ लड़ाई होती है, ऑफिस में झगड़ा करेंगे, कई उन्हें लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपका नेचर, आपका व्यवहार, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाने में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका बिहेवियर। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं जो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में करते हैं। अ गुड रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स सर्टेन स्किल्स एंड बिहेवियर फ्रॉम अस। Some of the basic requirement for the building good interpersonal relationship is as follows. एक अच्छा रिलेशनशिप जो है कुछ हमसे मांग करता है कि कुछ हमारे में कुछ ऐसी स्किल्स हों और कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न होने चाहिए जिसकी वजह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अच्छे हों, बेहतर हों। फर्स्ट इज अप्रोचेबल, कि आप जो है
आप अप्रोच कर सको, आपको कोई आदमी अप्रोच कर सके, बात कर सके आपसे, आप ओपन हो, ऐसा नहीं कि आपसे डरें सब लोग, आपके व्यवहार से डरें। तो सबसे बड़ी बात है कि दो लोगों के बीच में एक ओपननेस होनी चाहिए कि आप उनको अपनी कोई भी बात कह सकें, आप उनके साथ कुछ भी डिस्कस कर सकें। तो इसी तरह जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की पोस्ट अगर देख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए कि वो टीचर्स के साथ भी ओपन हो, टीचर्स को कुछ भी, कैसे टीचर्स भी उनको कुछ भी कह सकें, अप्रोच कर सकें उनको किसी भी चीज के लिए ना, कोई सजेशन देना है, कुछ चेंज करना है। इसी तरह बच्चे, पेरेंट्स, इवन हायर मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट है, वो आपसे किस तरह से बात करता है और आप उनकी मैसेजेस को किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो अप्रोचेबल होना चाहिए। सेकेंड इज इनकरेज मोर पर्सनल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट, है ना। तो ये नहीं है कि बच्चे केवल स्कूल में पढ़ने आते हैं, पढ़ के और चले जाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर्स का, इवन एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी, कि बच्चा उनके सामने, भले ही वो रोज नहीं आता है बच्चा, हर बच्चा उनके साथ रोज बात नहीं कर सकता है, बट हर बच्चे के बारे में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको कोई बच्चा दिख रहा है, आपने आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो आपने इंक्वायर कर लिया, हाउ इज योर मामा, हाउ इज योर पेरेंट्स, है ना, एवरीथिंग इज ओके। तो बच्चे को क्या इंपॉर्टेंट फील होता है, वो खुश हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको एक इम्पोर्टेंस फील होती है। तो ये बातें जो हैं बच्चों को आपके साथ नजदीक लाएंगी, स्कूल का माहौल अच्छा बनाएंगी। तो पर्सनल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स का भी होना चाहिए और एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी। एंड ओपन ईयर टू स्टूडेंट्स पर्सनल डिलेमास एंड क्वेरीज। जो बच्चों के, अगर आपको पता है हर बच्चे के बारे में आपको पर्सनल कुछ ना कुछ जानकारी होगी, तो आप उनकी जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चा जो है 8-10 घंटे के बाद तो घर जाता है, ज़्यादातर टाइम वो अपने घर पे रहता है, तो उसका इफेक्ट बच्चे की लाइफ पे जरूर आता ही है। तो बच्चे किस माहौल से आ रहे हैं, या उनके घर में या उनके सिचुएशंस में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, तो कुछ क्वेरीज हैं, सवाल हैं बच्चों के, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें बहुत ध्यान से उनकी बातें सुननी है, कभी भी उनको झिड़कना नहीं है, कभी भी उनको रिफ्यूज़ नहीं करना है कि टाइम नहीं है, आप बाद में आना, क्योंकि कल तो कभी वैसे भी नहीं आता है। इसलिए अगर कोई बच्चा किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम उसको, भले ही उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे वो निकलवानी चाहिए और उसको राइट डायरेक्शन देना चाहिए। शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट एंड नॉट क्रिटिसाइज देम इन फ्रंट ऑफ पीयर्स। ये तो बहुत ही बेसिक थिंग है कि किसी की भी क्रिटिसाइज, किसी को भी सबके सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। एक ऑफिस इन्वायरमेंट में, इवन घर में भी, बच्चों को भी कभी भी दूसरों के सामने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके दोस्तों के सामने कभी क्रिटिसाइज करो। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए हर बच्चे के लिए, कि वो कभी ना कभी चेंज करेगा, डेवलप करेगा अपने आप को। तो एक ये सब चीजें जो होती हैं, कोई भी, अगर आप देखिए किसी भी आदमी को आप आते जाते डांटते, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप कभी भी नहीं बन सकता है अच्छा। तो हमेशा ही, भले कई लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे अंदर हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन तो अच्छा रहता है, बट इससे रिलेशनशिप में क्या होता है, एक दरार आती है, एक वॉल खड़ी हो जाती है। An effective teacher-student relationship may entail laughing with students, arguing with them, playing with them, counseling them, and spending moments of disappointment with them. तो जो एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप होती है, वो कैसा होता है कि आप उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ कभी कभी डिस्कशंस भी, बहस भी कर सकते हैं, खेलें, उनको काउंसिल करना, उनको सही गाइडेंस देना। और कभी बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हैं, या आप भी अगर कभी उदास हैं, तो आप बच्चों के साथ कितना घुल मिल पाते हैं, बच्चों के साथ कितना शेयर करते हैं। तो ये जो है, ये बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी एटमॉस्फेयर में हो, किसी भी फील्ड में क्यों हो।
However, despite being one of the most important factor governing student learning, student-teacher relationship is also one of the most overlooked factor. A big problem that simply deteriorates this student-teacher relationship in addition to adding an extra amount of administrative tasks as well as classroom management problem is unfortunately the large size of the class. लेकिन होता क्या है कि टीचर्स के पास इतना काम होता है, कई बार उनके ऊपर इतनी एक्स्ट्रा जो एडमिनिस्ट्रेशन के डाल दी जाती हैं जिम्मेदारी, या उनको जो एक क्लासरूम मैनेजमेंट करना है क्लास में, जैसे एक आइडियल क्लासरूम माना जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, टीचर बोल रही है, बच्चे सुन रहे हैं, तो इट इज आइडियल, है ना। बट ऐसा नहीं है, कई बार अगर क्लास में ओपन डिस्कशन हो रहा है तो शोर भी होगा। तो एक क्या सिनेरियो क्या बना हुआ है कि अगर किसी क्लास में सब बातें कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्लास तो ये इसमें डिसऑर्गेनाइज है, ये क्लास तो डिसिप्लिन ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें क्या हैं यार, टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की वजह से टीचर को लगता है जल्दी यहाँ से निकलो, वो दूसरे की बात सुनने को रेडी नहीं होती है कि एक एक स्टूडेंट से बात करेंगे तो कैसे टाइम चलेगा, या इस फालतू इनको काउंसलिंग करने में हमारा टाइम चले जाएगा, इतने में तो मैं ये काम निपटा लूँ। क्यों? क्योंकि वो टीचर ओवरबर्डन्ड होती है वर्क के लिए। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क हैं, दूसरे टास्क हैं, वो कितने दिए जाएं कि एक टीचर अपनी क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से टाइम दे सके, है ना। क्योंकि अगर वो खुद टेंस रहेंगे तो बच्चों को वो ज्यादा काउंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है टीचर्स की भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Tools for measuring interactions. ऑब्जर्वेशन और फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। तो इंटरेक्शन कैसे आप कभी भी किसी का मेजर कैसे करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि आपको समझ में आ जाता है किसी भी क्लास में कि बच्चे किस तरह से टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, आपस में किस तरह से वो एक दूसरे जो भी स्टाफ है वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको समझ ही आ जाती हैं किसी के लिए भी। दूसरा क्या होता है, फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो जो आपको पेरेंट्स, कई बार बच्चे सामने से किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन घर में जाके या जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि इस टीचर का नेचर ऐसा है, या ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इतना अच्छा है, ये पर्सन हमसे अच्छे से बात करता है, किसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो फीडबैक मिलता है उसके थ्रू इन सबको मेजरमेंट किया जा सकता है। Observations of how everyone in the institution interact with each other may reveal the quality of interpersonal relationships that exist in it. The principal may use an observation schedule that can be used to tally verbal and other behavioral interaction pattern teachers use in their communication with student and others. है ना। कभी भी आप किसी स्कूल में जाइए, या इवन कहते हैं ना कि किसी घर में जाओ, आपको वहां का माहौल देख के, जैसे ही दो लोग आपके सामने आते हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे आप उनके रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। कोई भी आदमी जो थोड़ा सा भी अलर्ट होगा वो दो लोगों के रिलेशनशिप को केवल ऑब्जर्वेशन से पहचान सकता है कि किस तरह से जब दोनों सामने आ रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है। उससे पता चल जाता है कि हैप्पी इंटरेक्शन है या टेंशन वाला माहौल है। तो प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए कि उनको ऑब्जर्वेशन रखने चाहिए हर क्लास के ऊपर कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो वर्बल और बिहेवियर इंटरेक्शन उनका कैसा है अपने बच्चों के साथ, क्लास में बाकी लोगों के साथ। द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल विल हैव आइटम्स फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीचर रिमार्क्स एंड बिहेवियर्स। तो ये हमें क्या देखना है कि जब वो नेगेटिव करते हैं रिमार्क्स एंड पॉजिटिव रिमार्क्स करते हैं, दोनों के समय उनका बिहेवियर कैसा है। A post
Observation meeting can become a useful tool for administrator as they give feedback to teachers concerning the observed verbal and behavioral message. They may giving to the students and colleagues, and whether the teacher is aware of the connotations of the message they are projecting to the students in their class. एंड उसके बाद एक मीटिंग, ऑब्जर्वेशन मीटिंग होनी चाहिए जो कि जिसमें कि मैनेजर बता सकता है कि आपका ये बिहेवियर हमने ऑब्जर्व किया है टीचर से, उसके बारे में क्वेश्चंस करने चाहिए, उनसे इंक्वायर करना चाहिए कि आपने इस तरह से बिहेवियर किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड ऑल दिस। तो उससे क्या होगा, एक टीचर के साथ भी उसका टीचर को पता होना चाहिए कि वो जो क्लास में कर रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई बार टीचर को नेगेटिव रिमार्क देने पड़ सकते हैं, तो उसके पीछे उनकी क्या सोच रही हो वो भी पूछना जरूरी है। इससे टीचर को भी अवेयर रहेंगे हमेशा कि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो हमेशा ही ध्यान रखेंगे क्लासरूम में। Another useful information feedback tool that can be used to measure IP or interpersonally involve the distribution of questionnaires or opinionaire for collecting feedback from teachers, students, and other personnel. The items on the survey can be so written as to collect data pertaining to overall participants' feeling towards their interpersonal relations at work. The survey response can remain anonymous in the hope of raising the level of honesty when responding to the feedback form. तो इस तरह के भी कुछ फीडबैक फॉर्म वगैरह फिल करवाए जा सकते हैं स्कूल में, सबसे, पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, किसी भी पर्सन्स के बारे में या आपस में टीचर्स के बारे में या स्टाफ मेंबर्स का, मैनेजर्स के बारे में, कि किस तरह से उनका कौन सा बिहेवियर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो फीडबैक मिलता है उससे भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसका अच्छा है, क्या, कौन किस तरह से बिहेव करता है, तो वो पता चल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।